हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का। इसमें अभी तक हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं और अब हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की तरफ चल रहे हैं, जिसकी 3 मेथड्स हम पढ़ने वाले जो हमारे सिलेबस में है। और ये तीनों ही मेथड्स बहुत ईजी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एक वीडियो में कितनी मेथड्स कवर हो पाएंगे। ओके, सो सबसे पहले तो ये नेशनल इनकम जो है ये इकोनॉमी की हेल्थ बताता है। नेशनल इनकम मतलब देश ने कैसा परफॉर्मेंस किया पास्ट 1 ईयर। नेशनल इनकम मतलब आपको ये बताता है कि देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, देश के लोगों की, देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स की कितनी इनकम हुई और देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हुआ, प्लस देश के लोगों ने कितना एक्सपेंडिचर किया। क्योंकि हमको पता है कि ये पूरा सर्कुलर फ्लो है, ये एक साइकिल है जो एक दूसरे को लीड करती है, दूसरा वापस से एक और नेक्स्ट फेज को, और ये साइकिल चलती रहती है। ये हमने सर्कुलर फ्लो वाली चैप्टर में देखा है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं नेशनल इनकम इज मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव मेजर। कॉम्प्रहेंसिव मेजर का मतलब है कि इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। नेशनल इनकम को मेजर करने का मतलब है कि हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी को आपने कवर कर लिया है, तो इट इज अ कॉम्प्रहेंसिव मेजर और होलिस्टिक व्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। किस चीज का होलिस्टिक व्यू है? इकोनॉमी के परफॉर्मेंस। आपकी इकोनॉमी परफॉर्म कैसे कर रही है, हम आपकी मतलब हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कैसे कर रही है, उस चीज का एक ओवरऑल व्यू यदि आपको किसी एक पर्टिकुलर फिगर को देख के लग जाता है, सो दैट इज नेशनल इनकम, जिसको देख के आप ये पता कर सकते हैं कि हाउ योर इकोनॉमी इज एक्चुअली परफॉर्मिंग और व्हाट इज द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। सो नो डाउट दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू दैट हाउ कंट्री इज एक्चुअली डूइंग। नाउ देयर आर वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ इट। काफी सारे एग्रीगेट्स हैं, हमने देखा। ऑल दोज एग्रीगेट्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स। सो आपको जिस टर्म में चाहिए हो आप उसको निकाल भी सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ओके, then why we are calculating only national income, why not other aggregates? It is not the matter. Other aggregates will also be calculated. It depends on the question actually, because whatever the question is being asked in the exam, जो भी question exam में पूछा जाता है, that question is it may be of calculating GDP MP, it may be of calculating NNP MP, और इट मे बी ऑफ नेशनल इनकम। ऐसा नहीं कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन है तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का ही आएगा। ये तो हमको पता ही है दैट वी कैन कन्वर्ट वन एग्रीगेट इनटू अनदर। तो इसलिए नेशनल इनकम इज वन ऑफ दोज ऑल 8 एग्रीगेट्स व्हिच इज मोस्ट सॉर्ट आफ्टर, जिसके हम एक्चुअली में बात करते हैं। ओके, नेशनल इनकम क्या है? एनएनपी एफसी। ये भी आपको पता है कि नेशनल इनकम एनएनपी एफसी। अब देखो, आपको ये पता है कि देश में प्रोडक्शन होता है, चीजें प्रोड्यूस की जाती है। प्रोड्यूस करने के लिए हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर्म्स को। इन फैक्टर सर्विसेज से प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन से उनकी इनकम जनरेट होती है। जितने का वो प्रोडक्शन करते हैं उतनी उनको इनकम मिलती है, और जितनी फिर उनको इनकम मिलती है उतना वो एक्सपेंडिचर कर देते हैं, जिससे कि वापस से पैसा कंपनी के पास आ जाता है और कंपनी फर्दर प्रोडक्शन कर सकती है। मतलब प्रोडक्शन लीड्स टू इनकम, इनकम लीड्स टू एक्सपेंडिचर एंड देन बैक टू प्रोडक्शन एंड द साइकिल गोज ऑन। ये चलता है, ठीक है। तो एक से दूसरा, ये अलग अलग फेज है, हमने देखा। ये जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की जो मेथड्स है ना, वो इन तीनों फेजेस पे ही डिपेंडेंट है। मतलब जैसे इनकम फेज है तो कितनी इनकम जनरेट हुई तो आप इनकम मेथड से कैलकुलेट करो। एक्सपेंडिचर जनरेट हुआ तो आपने एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट की कि देश में ओवरऑल इनकम कितनी हुई थी, उससे हमने इनकम मेथड से पता कर लिया। एक देश में खर्च कितना हुआ है, लोगों ने खर्च कितना किया है, वो हमने एक्सपेंडिचर मेथड से पता कर लिया। एंड से प्रोडक्शन, तो हमने फिर बाद में प्रोडक्शन मेथड से पता कर लिया कि एक्चुअली देश में प्रोडक्शन कितना हुआ। प्रोडक्शन मेथड को ही वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन मींस एडिंग सम वैल्यू टू द, सी इट्स वेरी इजी। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। प्रोडक्शन मींस एडिंग सम वैल्यू टू एनी पर्टिकुलर गुड और रॉ मटेरियल। सो प्रोडक्शन मतलब वैल्यू एडेड मेथड कि कुछ ना कुछ वैल्यू का एडिशन हो रहा है। तो कितनी वैल्यू ऐड की गई है एक इकोनॉमी, दैट इज प्रोडक्शन।
ठीक, ओके। ना इन तीनों में से हमको कौन सी मेथड सिलेक्ट करनी, तो इसका जवाब है जो एग्जाम में पूछी गई हो वो। मतलब यदि आप बोलेंगे अपने मन से आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको एग्जाम में जो मेथड दी गई है आप उसी को यूज करेंगे। दूसरा, यदि आपको इनकम कैलकुलेट करनी तो आपको इनकम मेथड से कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। इनकम मेथड से कैलकुलेट करने के लिए आपके पास लोगों की हर एक इंडस्ट्री की इंडिविजुअल की इनकम का पूरा डिटेल होना चाहिए, जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल नहीं है, यदि आपके पास जो डिटेल्स दी हुई है वो इनकम की है ही नहीं, वो डिटेल्स तो एक्सपेंडिचर की, तो फिर आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे। इसका मतलब आप इन तीनों में से कौन सी मेथड यूज करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा कौन सा अवेलेबल। तो क्वेश्चन में भी कई बार ऐसा होता है कि वो लिख देते हैं डायरेक्टली कैलकुलेट नेशनल इनकम और अनदर एग्रीगेट, लेकिन वो ये नहीं देते कि कौन सी मेथड से कैलकुलेट करना, ये नहीं देते। तो वो जो नीचे आपको पर्टिकुलर्स दिए हैं वो डेटा है आपका, उसको देख के आपको पता लग जाएगा कि आपको एक्चुअली में कौन सा फॉर्मूला यूज करना। ओके, देन ये जो पूरा नेशनल इनकम है वो इंडिया में एस्टिमेट या कैलकुलेट किया जाता है जिसको कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। ये कंडक्ट करता है सर्वे, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स दिस ऑर्गेनाइजेशन and it is one of the very famous kind of job जो कि अट्रैक्ट करते हैं ना, मतलब उसमें काफी पीसफुल जॉब होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज बहुत होती है एंड देयर टारगेट इज टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम। व्हाई आई एम सेइंग एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम, बिकॉज मेनी अ टाइम्स इट्स नॉट एक्चुअल कैलकुलेशन, इतना सीधा एडिशन नहीं होता, देयर आर मेनी एस्टिमेट्स जिसके बेसिस पे उसको समझा जाता है कि कैसा है, एंड उससे भी एक रेफरेंस मिलता है, उसको ऐसा बिल्कुल रिलीजियस पत्थर की लकीर जैसा फॉलो नहीं करते। ओके, सो दैट इज दैट। देन ऑल मेथड्स हैव सेम आउटपुट, मतलब आप इससे निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो। यदि आपने किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए कैलकुलेशन किया है तो वो नेशनल इनकम हर एक मेथड से सेम आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक डेटा से या हर एक अलग अलग क्वेश्चन से कोई एक पर्टिकुलर फिगर है और वो ही आएगी, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन चेंज होगा, डेटा चेंज होगा तो इनकम चेंज हो जाएगी, लेकिन यदि सेम क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से कैलकुलेट करो, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से कैलकुलेट करो, तो दोनों से नेशनल इनकम सेम ही आएगी। ठीक, सो सेम क्वेश्चन में क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास ये एक अच्छा पॉइंट है याद रखने का। कहीं भी यदि गलती होती है इसमें या उसमें तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाए, तो किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो आंसर उसका सेम आएगा इफ पर्टिकुलर्स आर द सेम। ओके, क्वेश्चन बदलेगा तो आंसर बदलेगा। ठीक, ओके। देन किससे स्टार्ट करें, लाइक प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर। तो ये तो वही बात है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। तो ये सारी क्योंकि सर्कुलर फ्लो है तो पहली चेन कौन सी थी क्या पता, लेकिन हम प्रोडक्शन मेथड से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनकम का सोर्स प्रोडक्शन मेथड है और इनकम ही एक्सपेंडिचर का सोर्स है, तो इसलिए हम प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लोगों को जाके काम करना ही पड़ा होगा ना, जब उन्होंने काम किया होगा तभी तो चीजें प्रोड्यूस हुई होंगी। सो इसीलिए विल स्टार्ट विद द प्रोडक्शन मेथड, जिसका कि नाम वैल्यू एडेड मेथड भी है। सो विल स्टार्ट विद वैल्यू एडेड मेथड। ओके, सो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड से स्टार्ट करें। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब मैंने आपको बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड मतलब जब भी कोई फर्म या प्रोडक्शन यूनिट किसी भी गुड में कुछ वैल्यू ऐड करती है, जो भी रॉ मटेरियल खरीदती है उसमें वैल्यू ऐड करती है, तो ऐसे ना कंट्री में अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। जैसे आपने कहा कि प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर की सारी कंपनीज प्राइमरी सेक्टर में आ गई। तो क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि सेक्टर दिए हो, या क्वेश्चन में फर्म दी हो कि फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, ऐसा कुछ, या डायरेक्ट वैल्यूज भी दी हो सकती है। मेरा जो नेशनल इनकम पढ़ाने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग आप यदि चलेंगे तो आपको गलतियां मिनिमम होंगी और याद भी कम रखना है, बहुत ही इजी रहेगा तरीका क्या है, सबसे पहले मेन फॉर्मूला अप्लाई करना है, और मेन फॉर्मूला यदि अप्लाई ना हो तो ही अगले फॉर्मूले पे जाना। ठीक,
मेन फॉर्मूले पे ही सारा गेम हमारा डिपेंड करता है नेशनल इनकम का। यदि इसको मेन फॉर्मूले तक लिमिटेड रख लिया तो फिर आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। जहां आप उसके एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी के चक्कर में पड़े वहां पे क्वेश्चन आपका अपने आप ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, सो हमारा ये सॉल्व करने का ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि मेन फॉर्मूले पे फोकस करो, उसी को याद करो, और मेन फॉर्मूले में यदि चीजें नहीं बन रही है तो फिर कुछ आप उसमें एडिशन और कर सकते हैं। ठीक, थोड़ी सी थ्योरी भी इसके साथ में देख लेते हैं। पहले कुछ एग्जाम्स में थ्योरी के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, सो उसके लिए थोड़ी थ्योरी भी देख लेते हैं। ओके, नाउ वैल्यू एडिशन इज व्हाट, लाइक shows contribution मतलब वैल्यू एडिशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट। जो वैल्यू एडेड मेथड है उसमें हर एक यूनिट का वैल्यू एडिशन या उनका कंट्रीब्यूशन क्या है उस प्रोडक्शन में वो पता होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से हमको क्या समझ में आता है, यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि वैल्यू एडिशन यदि पता किया है इसका मतलब फॉर एग्जांपल यदि मैंने कोई 500 रुपीज की चीज परचेज की, उसमें कुछ वर्क किया और अब मैं उस चीज को 1200 का बेच रहा हूं। 500 का परचेज किया और 1200 का सेल किया, तो मैंने वैल्यू एडिशन कितने का किया? क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने 1200 का वैल्यू एडिशन किया? नहीं, क्योंकि 1200 का मैंने सेल किया लेकिन परचेज करने में मैंने 500 भी लगाए, तो 1200 माइनस 500 दैट इज 700 का वैल्यू एडिशन मैंने किया। अब जिसने 1200 में खरीदा उसने उस पर और कुछ करके उसको 2000 का बेचा, तो 1200 का उसने खरीदा और 2000 का उसने सेल किया, यानी कि 800 का उसने एडिशन किया। ये जो वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड में ये जानना जरूरी है कि आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया। वो चीज पूरी कितने की है वो एक अलग मैटर है, आपने उसमें वैल्यू एडिशन कितना किया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो व्हाट इज यूर वैल्यू एडेड? ठीक है, वैल्यू एडेड का मतलब आपका उस इंडिविजुअल फॉर्म का क्या वैल्यू एडिशन। ओके, एवरी इंटरमीडिएट गुड इज वर्कड अपॉन, नाउ वैल्यू इज एडेड टू इट। एवरी इंटरमीडिएट गुड का क्या मतलब है? जितना भी रॉ मटेरियल है जिस पे काम किया गया है उसकी वैल्यू को भी कंसिडर करना है। ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू को कंसिडर नहीं करना, जो अभी मैंने आपको बताया, लिख के बता देता हूँ कि यदि मैंने 500 रुपीज की कोई चीज परचेज की है और मैंने सेल की है 1200 रुपीज की, तो 500 से 1200 पे जाने में 700 रुपीज का वैल्यू एडिशन। तो ये जब मैं वैल्यू एडेड निकालता हूं ना 700 का, तो उस टाइम पे मैं सिर्फ प्राइस कंसिडर नहीं करता, मैं कॉस्ट भी कंसिडर करता हूँ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कंसिडर करता हूँ। उस इंटरमीडिएट गुड को कितने में खरीदा था को इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोला जाता है, कॉस्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, व्हेन वी ऐड ऑल द वैल्यू एडेड ऑफ एवरी इंडिविजुअल, अब देखो क्या है, फॉर एग्जांपल हमारी इकोनॉमी में 10 फर्म्स, 10 कंपनीज, 10 कंपनीज ने अलग अलग वैल्यू एडिशन किया, हर कंपनी ने कुछ अलग वैल्यू एडिशन किया, कुछ अलग। उन जब सभी का वैल्यू एडेड हम ऐड कर देंगे फाइनली कि इसने 100 रुपए का किया, उसने 200 का किया, उसने 400, तो आपको फाइनली ये पता लग जाएगा कि आपकी इकोनॉमी में कितना वैल्यू एडिशन टोटली हुआ है, मतलब टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ है, ये आपको सभी के वैल्यू एडिशन को ऐड करने से मिल जाएगा। क्लियर? ओके, ये आप चाहे पॉज करके रिप्ले भी कर सकते हैं। क्या है, कुछ नहीं, सिंपल है। जब हम हर एक अलग अलग फर्म की या हर एक अलग अलग सेक्टर की सारी वैल्यू एडेड को एक साथ जोड़ देते हैं। वैल्यू एडेड मतलब क्या, कि उसने कितना कंट्रीब्यूट किया। अब जैसे ये मेरा कंट्रीब्यूशन 700 का है, अगले का 800 का है, वैसे ही 500 में मैंने जिससे लिया उसका भी कुछ एडिशन होगा। हो सकता है कि जो 500 वाला हो वो प्राइमरी वाला हो, उसी ने सबसे पहले प्रोड्यूस किया, तो 500 वो टोटल उसका वैल्यू एडेड हो गया। 500 की चीज उसने ऐड की, उसमें 700 मैंने ऐड किया, उसमें 800 उसने ऐड किया, तो 5 + 7 + 8 2000 की चीज होगी। ठीक, अभी अपन और देखेंगे न्यूमेरिकली इसको, बट ये देखिए, ये उनको सबको ऐड कर, देन एडिशन ऑफ वैल्यू टू रॉ मटेरियल बाय अ फर्म। नाउ वैल्यू एडेड क्या है? वैल्यू एडेड इज एडिशन ऑफ वैल्यू, वैल्यू का एडिशन टू रॉ मटेरियल। जो भी रॉ मटेरियल, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स पता है, पढ़ा है हमने पिछले वीडियोस में, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वो वाला रॉ मटेरियल जिसपे की कंपनी वर्क कर रही है,
या जिस पे काम करके कंपनी आगे अपना जो भी गुड प्रोड्यूस करके बेच रही है मार्केट में, तो उसमें वैल्यू एडिशन कर, ये वैल्यू एडेड है। और ये इंडिविजुअल फर्म का हर किसी का अलग अलग है। अब देखो यहां तक जो भी हमने पढ़ा है इसको शॉर्ट में कंक्लूड करता हूं। एक फर्म है, वो फर्म कुछ प्रोडक्शन कर, प्रोडक्शन कैसे करेगी? सामान खरीदा, उस पर कुछ काम किया और उसको बेचा। सामान खरीदा 500 रुपीज का, बेचा 1200 रुपीज का, तो मैंने कितना वैल्यू एडिशन किया या उस फर्म ने कितना वैल्यू एडिशन किया? 500 1200, तो 12 माइनस 5 700 का वैल्यू एडिशन। ठीक, नेशनल इनकम कितनी की है? 700 की है क्या? नहीं, नेशन में तो ये 500 भी आएगा। क्यों? क्योंकि वो 500 भी तो किसी ने बनाया है ना, वो भी तो हमारी इकोनॉमी का पार्ट है जिससे हमने सामान खरीदा है। तो वो जो सामान बना हुआ है, दैट सामान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर ओन इकोनॉमी। तो 500 प्लस 700 टोटल 1200, तो टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ? 1200। ठीक, तो इस टाइप से हर किसी के, जैसे ये तो एक कंपनी का एग्जांपल हो गया, ऐसे 1 2 3 4 अलग अलग कंपनीज है, वो जो प्रोड्यूस करेगी, तो जो भी फाइनली वैल्यू निकली है 1200 निकली जैसे इस केस में, उसको आप डायरेक्टली भी कंसिडर कर सकते हैं वैल्यू एड, या फिर 700 प्लस 500 भी कर सकते हैं। तो ये दो टाइप की मेथड होती है। एक तो वो वाली मेथड होती है जिसमें क्या फाइनल आउटपुट को कंसिडर करते हैं कि फाइनली कितने का प्रोडक्ट बन के आया, वो देखो बीच में जो लगा होगा देखिए, या फिर बीच बीच में जो भी लगा सबको ऐड कर लो, बात एक ही है। तो उन दोनों से आपको ये आंसर मिलता है। अभी देखें, ये मैंने बताया आपको कि आपको जो मेन फॉर्मूला है उस पर फोकस करना है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। देन इस मेथड के कुछ और नाम भी है, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, कम्युनिटी सर्विस मेथड। अब ये ना सब नाम एक दूसरे से रिलेटेड देखना, इन्वेंट्री, प्रोडक्ट, नेट आउटपुट, ये कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन से या वैल्यू एडिशन से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल ओरिजिन, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे रिलेटेड है। कम्युनिटी सर्विस यानी कि लोग काम करके दे रहे हैं उसके बदले में, तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से रिलेटेड टर्म्स है, ये उसके नाम है। एक बार ध्यान रखना, कभी अलग नाम से आ गया तो, नाम तो कोई भी हो, मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा कि आप डेटा देख के समझ जाओगे कि एक्चुअली में आपको कौन सी मेथड लगे, ठीक है, लेकिन फिर भी नाम एक बार ध्यान रखें। ठीक, अब देखते हैं इसका मेन फॉर्मूला। ये जो बॉक्स में है, मैं अपनी तीनों मेथड्स में जो बॉक्स में बनाऊंगा वो मेन फॉर्मूला है, आपको उस पर ध्यान रखें। इसका मेन फॉर्मूला कौन सा है? इसका वैल्यू एडेड मेथड का। वैल्यू एडेड मेथड हम क्या निकालने के लिए यूज कर रहे हैं? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लेंगे, तीनों मेथड से जो भी निकलेगा उसको कन्वर्ट कर लेंगे, हमको कन्वर्जन आता है, हमको उसकी परेशानी नहीं है। वैल्यू एडेड मेथड से वैल्यू एडिशन मिलेगा, टोटल इकोनॉमी में कितना वैल्यू एडिशन मिला है, और पूरी इकोनॉमी में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, यानी कि कितना प्रोडक्शन हुआ है। यदि ये आपको फाइंड करना है तो आपको मिलेगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, वो भी मार्केट प्राइस पे। क्यों मार्केट प्राइस पे? क्योंकि प्रोडक्शन होके अल्टीमेटली सेल कहां होता है? मार्केट में ही सेल होता है ना, तो इसलिए मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस, तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। वाह, याद हो गया, ये डेफिनेशन थी ना लास्ट वीडियो में। ओके, तो जीडीपी एमपी ये मिलता है वैल्यू एडेड मेथड से। जीडीपी एमपी मिलता है वैल्यू एडेड मेथड से। क्वेश्चन आया भाई नेशनल इनकम निकालो वैल्यू एडेड मेथड से, तो सीधे एनएनपीएफसी मत निकाल देना, एनएनपीएफसी नहीं निकलता है, फॉर्मूले से जीडीपी एमपी ही निकलता है। तो जीडीपी एमपी निकलेगा, उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कर लेना एनएनपीएफसी में। ठीक, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी किससे निकलेगा? समेशन ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल फर्म्स और सेक्टर, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, सबका वैल्यू एडेड मिक्स कर दो तो जीडीपी एमपी रह जाएगा। नहीं, फर्म्स नहीं दिए, सेक्टर्स दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सबके वैल्यू एडेड को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा जीडीपी एमपी। अब ये सेक्टर क्या है? तो भाई प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये प्रोडक्शन के बेसिस पे होता है, प्राइमरी एक्टिविटी है सेकेंडरी, या फिर सपोर्ट सर्विसेज है जो टर्शरी एक्टिविटीज होती है। क्लास 10th में आपने पढ़ा है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर यदि प्राइमरी सेक्टर दिया है
तो जितनी भी फर्म्स प्राइमरी वाला काम कर रही होंगी ना वो सब आ जाएंगे। सेकेंडरी दिया है तो उसमें सब मतलब सेक्टर भी दिए तो भी, या फॉर्म दिए तो जैसा दिया है वैसा कर ले। ये एक मेन फॉर्म। अब क्लास 12th में इतने सीधे तो है नहीं कि ये फॉर्मूला दिया है, एग्जाम में फॉर्मूले की वैल्यू दी रहेगी, सीधे उठा के रख देना और आंसर निकाल लेना। इतना इजी तो है नहीं कि वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी, वैल्यू एडेड बाय टर्शियरी, नाउ फाइंड आउट व्हाट इज जीडीपीएम। तो इतना सिंपल नहीं आता, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आसान है। अब देखो मेन फॉर्मूला क्लियर है कि वैल्यू एडेड का सभी की वैल्यू एडेड का सम का हर एक, ठीक है। अब ये हर एक की वैल्यू एडेड तो निकालनी पड़ेगी ना, यदि दी नहीं है तो निकालनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू एडेड निकालनी है फॉर्म ए, तो फॉर्म ए की वैल्यू एडेड आप कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो भी फर्म ए ने वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है उस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि हमारी कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फर्म ए ने जितने का आउटपुट दिया है, कितने का दिया है हमारे एग्जांपल में, फर्म ए ने आउटपुट दिया है 1200 माइनस परचेस करने में कितने रुपए लगाए थे 500, 1200 माइनस 500 इज इक्वल टू 7। मतलब वैल्यू एडेड कितनी की 700, वही बोला था मैंने अभी। अब यदि मेरी अकेली फर्म है तो यही आंसर हो जाएगा जीडीपीएम की। यदि मेरी अकेली फर्म नहीं है, किसी और की भी है, तो उसका भी ऐसे ही ऐड करूंगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो वैल्यू एडेड निकालने का सिंपल तरीका है, प्राइमरी सेक्टर दिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय प्राइमरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ऐसे करके निकालते। अब कभी कभी कुछ क्वेश्चन में हम आगे सॉल्व भी करेंगे, इस वीडियो में नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट वीडियो है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम सॉल्व भी करेंगे। उसमें कई जगह पे ये भी दिया रहता है कि फर्म ए ने परचेस किया फर्म बी से। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन और परचेस वो तो सेम ही चीज है ना, मैं कॉस्ट जब कह रहा हूं तो कॉस्ट तो सेम चीज है ना। सो फर्म ए इज परचेसिंग फ्रॉम फर्म बी, देन फर्म बी इज सेलिंग समथिंग टू ए, वो उसकी आउटपुट है। फर्म ए इज रिसीविंग समथिंग, मतलब वो उसकी कॉस्ट है। तो वो वहां पे उसको सॉल्व कैसे करते हो बताऊंगा, लेकिन अभी ये क्लियर हुआ क्या कि वैल्यू एडेड जो फर्म्स है और सेक्टर्स की है वो वैल्यू एडेड यहाँ पे ऐसे ऐड की जाती है। थोड़ा लेंदी हो रहा है, टेंशन मतलब, लेकिन जरूरी क्या है ये समझना कि ये फॉर्मूले बने कैसे, इतना इजी, ठीक है। लेकिन याद एक ही रखना, वैल्यू एडेड नहीं दिया तो वैल्यू एडेड में क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जितने रुपए का बनाया है सामान उसमें से जितने का खरीदा है उसको माइनस कर दिया, ठीक। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कभी ना दिया हो, ऐसा हो सकता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट भी क्वेश्चन में ना दिया हो, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए क्या करना, मेरे आउटपुट की वैल्यू दी नहीं है, 1200 रुपीज का मैंने सामान बेचा, वो दिया नहीं है, तो फिर उसको निकालने के दो तरीके, क्या, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब क्या रहता है, देखो सेल्स मतलब तो आपको बताइए कि मैंने इतने का तो माल बेच दिया, ठीक है। बाकी का जब मैंने इन्वेंट्री खरीदी थी, 1000 चीजें खरीदी थी, 1000 में से 700 को तो मैं कन्वर्ट करके बेच चुका हूं, तो 700 की तो सेल होगी, 700 सेल्स में काउंट हो गई, जो बचे हुए 300 स्टॉक चेंज हुआ ना 1000 से 300, तो ये जो चेंज है स्टॉक में अब बचा 300, तो वो चेंज इन स्टॉक भी यहाँ पे ऐड है। चेंज इन स्टॉक भी आपका वैल्यू भी है ना, आपके पास तो सामान रखा हुआ है, तो चेंज इन स्टॉक भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मतलब एक कंपनी के लिए क्या वैल्यू है, उसके आउटपुट की क्या वैल्यू है, वो चीजें जो वो बेच चुका है और वो चीजें जो उसके पास रखी है अभी, जो स्टॉक में चेंज हुआ है, तो जो भी स्टॉक में चेंज हुआ है वो भी तो उसी के पास रखा है, तो वो भी वो आगे सेल करने ही वाला है, तो इसीलिए उसको वैल्यू ऑफ आउटपुट में तो कंसिडर करेंगे, वो भी उसका आउटपुट, अभी नहीं बेचा तो क्या वो बाद में बेच देगा, लेकिन उसके पास है तो सही, तो ये उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट, समझे। मतलब सेल्स और चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। वैसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन कभी ना दिया हो, इससे होता है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब होता है स्टॉक या सॉरी कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब कॉस्ट। अब किसी चीज की कॉस्ट क्या होती है,
या तो दिया होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यदि नहीं दिया डोमेस्टिक परचेज, देखो आपने लोकल कंपनी से जो चीज परचेज की है वो डोमेस्टिक परचेज आपकी कॉस्ट है, प्लस आपने कोई सामान बाहर से इंपोर्ट किया है वो भी आपकी कॉस्ट है ना, या तो लोकल में खरीदा या तो बाहर से मंगाया, तो दोनों मिला के आपकी कंबाइंड कॉस्ट है। तो कभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन ना दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज कर। अब ये ऐसा प्रे मत करते बैठना कि काश भगवान करे दिया हो, दिया होगा तो ठीक, नहीं दिया होगा तो यहां से निकाल देना। एंड लास्ट, यदि ये सेल्स ना दी, यदि ये सेल्स नहीं दी है तो क्या करेंगे, भाई मैंने कितना माल बेचा ये नहीं दिया है क्वेश्चन, ओवरऑल कंपनी ने कितना बेचा या किसी फर्म ने कितना बेचा, पर ये दिया है कि एक कंपनी ने अपनी लोकल दूसरी कंपनी को इतने का माल बेचा और बाकी का उसने एक्सपोर्ट कर दिया। तो भाई जितने का माल बेचा है या जितने की सेल्स की है वो आप प्लस करके निकाल लेना। सेल तो दो ही जगह करेगा ना, या तो लोकल में सेल करेगा या तो एक्सपोर्ट करेगा। फोर सेक्टर इकोनॉमी, क्लोज्ड एंड ओपन, आपने देखा ना, तो या तो लोकल में सेल कर रहा है या तो वो बाहर सेल कर रहा है। तो बाहर सेल करेंगे तो उसको एक्सपोर्ट बोल रहा है, लोकल में सेल करेगा तो उसको डोमेस्टिक सेल्स बोल रहा है। तो यदि सेल्स ना दी हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर, मतलब ये आप देखो बहुत इजी है, इतना तो देखो करना पड़ता है। ये आपको 2-3 क्वेश्चन में याद हो जाएगा, आप 2 या 3 क्वेश्चन इससे सॉल्व करके देखोगे, आपको ये कभी भी याद करने की जरूरत नहीं। अभी तक हमने जब से मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ या इवन इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम चैप्टर सबसे पहले पढ़ाना प्रेफर किया। कई बार माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने के पहले भी मैंने नेशनल इनकम पढ़ा दी थी, और डायरेक्टली कुछ क्लासेस में सीधे फॉर्मूला दे दिया और क्वेश्चन दे दिया। अब आप में इतनी सेंस तो है क्योंकि आप क्लास 12 तक पहुंचे हो कि यदि फॉर्मूला दे रखा है और वैल्यूज दे रखी हैं तो वहां से उठा के यहां डाल दो। समझना डिफिकल्ट थोड़ी है, क्या डिफिकल्ट है सर? ये कि अरे सर वो फॉर्मूले में सर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिख रहा, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिख रहा तो यहाँ तो दिख रहा है तुझे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से निकाला। सर वो ठीक है पर सेल्स नहीं दिख रही, सेल्स नहीं दिख रही तो यहाँ सेल्स की जगह दिख तो रहा है कुछ कि डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। मतलब यदि आपके पास ये फॉर्मूलेज हैं तो आप क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। और ये जो मेन फॉर्मूला है उसको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में हम जल्दी में होते हैं, हम किसी एक फॉर्म का निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा याद सिर्फ एक ही चीज रखनी है, मेन फॉर्मूला कि वैल्यू एडेड बाय ऑल फर्म्स एंड सेक्टर। जब आपको ये लगेगा समेशन ऑफ वैल्यू एडेड, मतलब हर किसी का सम करना है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आप और भी ऐसे लिख सकते हो, वो और ज्यादा बेटर है याद करने के लिए कि वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी वैल्यू एडेड बाय ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी याद कर सकते। ये मैंने तीनों तरीके के शॉर्टकट लिख दिए जो कई बार याद लिखने की लिखते हैं कि भाई जितनी फर्म्स दी है पर ये फिर ये जो आगे का है ना ये प्लस रुकेगा नहीं, आपको ये प्लस चलता रहेगा। मतलब जितनी भी दी है उतनी, 2 दी है तो 2 पे रुकता है। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए फर्म बी फर्म ऐसे करके कर दो, तो समेशन वाला नहीं तो ये वाला, बात एक ही है। ये फॉर्मूला यदि आपने याद रखा है तो आप अपने आप ही फिर वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है ऐसे निकाल लो, वैल्यू इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया है ये ऐसे निकाल लो, सेल्स नहीं दी ऐसे निकाल लो। यानी कि एक एक करके फॉर्मूला तो करना क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल उठाना। अभी जैसे मैं सॉल्व करूंगा उसमें 1-2 दिन और लगेंगे वीडियोस में, तो या 1-2 वीडियो बाद वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक आप एक काम करो, आप ये फॉर्मूले लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी न्यूमेरिकल उठाओ और इसको अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर आप देखो आप कर पाते हो, वरना तब तक हम तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो ये वैल्यू एडेड मेथड को सॉल्व करने का तरीका है, ये इसकी थोड़ी थ्योरी है। और अब इसके शॉर्ट में प्रिकॉशंस भी एक बार देख लेते हैं। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं
जो लिए जाने हैं, ये तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, फॉर्मूला, मेन वाला फॉर्मूला और बाकी के फॉर्मूले इसको सपोर्ट कर देंगे। ओके, और इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, प्रिकॉशंस, जैसे कोई मेथड होती है तो उसमें कई बार कुछ गलती करने के चांसेस होते हैं जिससे कि ओवरऑल जो आपका नेशनल इनकम का कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा जाए। तो उसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है, बहुत बेसिक सी चीज है। अवॉइड डबल काउंटिंग। अब ये डबल काउंटिंग आपने सुना होगा कि डबल काउंटिंग क्या होता है। क्या होता है? जब आप किसी चीज को दो बार काउंट करते हैं, सिंपल मतलब एक से ज्यादा बार आप किसी चीज को यदि काउंट कर लेते हैं तो वो डबल काउंटिंग। अब इस डबल काउंटिंग अ बिग प्रॉब्लम, नाउ सी हाउ इट विल कॉज अ प्रॉब्लम। मैं मीन वाला फॉर्मूला रहने देता हूं। कैसे डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल दिया किताब में, व्हीट प्रोड्यूस किया, उससे फ्लोर बनाया और उससे ब्रेड बनाया। संदीप गर्ग वाले एग्जाम्पल इसलिए यूज कर रहा हूं, फिर वो आपको समझने में इजी रहेगा। और कोई और यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हीट 500 का, ठीक है, फ्लोर बनाने वाले ने खरीदा, आटा बनाया 1200 रुपीज, मार्केट में बेचा, ब्रेड बनाई 2000। तो हमने फिगर अपनी ले ली और जो अभी हमने यूज की। अब 500 रुपीज का इसने बनाया तो इसने खरीदा, ठीक है, मतलब आटा बनाने वाले ने एक्चुअली में वैल्यू एडिशन कितने का किया, ये तो प्राइस है, वैल्यू एडिशन कितने का किया, देखो व्हीट वाले ने तो 500 का किया, फ्लोर वाले 1200 माइनस 500 700 का वैल्यू एडिशन किया, ठीक है, ब्रेड वाले ने 2000 माइनस 1200 800 का वैल्यू एडिशन। मतलब ये 700 और 800 इन लोगों ने इतने इतने रुपए का इसमें काम किया है या इतने का वैल्यू एडिशन किया। डबल काउंटिंग में क्या प्रॉब्लम होती है कि आपने कहा भाई व्हीट ने 500 का किया, फ्लोर ने 1200 का किया और ब्रेड ने 2000 का किया, तो टोटल इकोनॉमी में कितना वैल्यू एडिशन हो गया, 2000 प्लस 1200 3200 प्लस 500 3700। अब ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, इतने की तो चीज नहीं बनी, चीज तो सिर्फ 2000 रुपीज की बनी है। फाइनली जो ब्रेड बन के आया, यानी मान लो पूरे देश में वो ब्रेड ही बनी है बस, तो ब्रेड तो 2000 की है, ये तो 3700 दिखा है। ये डबल काउंटिंग की वजह से हुआ, क्योंकि इसमें कुछ काफी सारी, ये इसमें था पर फिर से ऐड कर लिया, ये इसमें था पर फिर से ऐड कर लिया, तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसको अवॉइड करने का सिंपल सा तरीका, समझ आएगा प्रॉब्लम क्या है, एक से ज्यादा बार आपने काउंट कर लिया, तो भाई जो देश में कितने रुपए की चीज बनी है वो तो मुझे दिख रहा है फाइनली। क्या फाइनली जो 2000 रुपए का ब्रेड मैं खरीद पा रहा हूं, तो 2000 रुपए की चीजें तो बनी होंगी, बाकी तो इसकी कॉस्ट है ना, समझ में आया। तो ये तो 2000 रुपीज, या तो मैं ऐसे कर लूं, तो इसको अवॉइड करने का एक तरीका है कि फाइनल आउटपुट में फाइनली जितने का आउटपुट आया है सीधे उसी को कंसिडर कर लो, तो बाकी सब बीच का टेंशन हट जाएगा। या फिर वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड में क्या करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड में इसको प्लस इसको प्लस इसको, मतलब मैं हर किसी का वैल्यू एडिशन को ऐड कर लूं, या तो मैं सीधे फाइनल वाली वैल्यू पे, इनका सम भी 2000 आएगा और 2000 तो 2000 है, तो ये सेम रहे, मतलब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कोई भी एक तरीका ही फॉलो करना, वैल्यू एडेड से चल रहे हैं अपन, अभी वैल्यू एडेड मेथड पढ़ भी रहे, तो वैल्यू एडेड से ही चलो और वैल्यू एडेड ही काउंट करो, तो उससे आपको डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर ये प्रिकॉशन है और ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना, बुक से एक बार रीड भी कर लेना। देन सेकंड प्रिकॉशन, सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक, सेकंड हैंड गुड्स उसका तो ऑलरेडी ऐड हो गया होगा ना पहले, अब जो फिर से खरीदा, बेची हुई कार फिर से बेची, तो नया कुछ कहां बना, तो उसको काउंट नहीं करना, सिंपल, वरना फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी। पिछले किसी साल में भी कार काउंट की थी, इस साल भी काउंट कर ली, ऐसा नहीं। तो इस साल का प्रोडक्शन ये सेकंड हैंड प्रोडक्शन नहीं, हाँ, पर सेकंड हैंड सेल में कोई कमीशन जनरेट हो रहा है,
कोई कमीशन ले रहा है तो कमीशन तो ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि कमीशन फ्रेश है, लेकिन इसकी वैल्यू कार की या जो भी कोई चीज है उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी पहले एडेड हो चुकी है। सर्विस अभी क्रिएट हुई, ठीक। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड। जैसे मैं अपने खुद के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, इट्स नॉट इंक्लूडेड। मम्मी हमारे लिए खाना बना रही है, नॉट इंक्लूडेड। ये जो भी सर्विस कर रहे हैं ना खुद अपने लिए, डॉक्टर अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहा है, नॉट इंक्लूडेड। तो जो सर्विस अपने खुद के कंजम्पशन में काम आ रही है उनको इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना? उनको इसलिए नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि उसका एक्चुअल मार्केट वैल्यू पता करना बड़ा डिफिकल्ट है। फिर ऐसे कोई भी बोल देगा मैंने अपने बच्चे को घर में 10 घंटे पढ़ाया, चाहे पढ़ाया भी ना हो, या 10 घंटे पढ़ाया और घर में बैठ के पढ़ाने का मेरा कॉस्ट तो 10,000 रुपए एक आवर, तो मैं क्या 1 लाख रुपए वाला बंदा हूँ या देश क्या 1 लाख रुपए का काम करता नहीं। तो इसीलिए सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हाँ, लेकिन आपके घर में कोई मेड आके पढ़ा रही है, मैं किसी और के बच्चे को जाके ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो वो चीजें ऐड होंगी, पर सेल्फ कंजम्पशन वाली सर्विसेज ऐड नहीं होगी। अब किताब में एक पॉइंट अलग से दे रखा है पर मैं एक साथ ही समझता हूँ उसको, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नॉट इंक्लूडेड बट गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन हैज टू बी, इसको इंक्लूड करना है। जैसे फार्मर्स है, फार्मर्स ने कुछ प्रोडक्शन किया, अब वो उन्होंने प्रोडक्शन अपने घर में ही खुद ही खा लिया, लेकिन वो प्रोडक्शन हुआ है, इसीलिए द गुड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड दोस गुड्स आर कंसिडर्ड अंडर सेल्फ कंजम्पशन। उसको सेल्फ कंजम्पशन है लेकिन उसको इंक्लूड करना है नेशनल इनकम। तो गुड्स करते हैं, सर्विसेज नहीं करते, ठीक। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी एडेड का मतलब क्या है? देखो इम्प्यूटेड वैल्यू क्या है, ये तो एक एग्जांपल है। ओनर का वैल्यू ऑक्यूपाइड हाउसेस मतलब यदि कोई ऐसा घर है या ऐसी जगह है, ऐसी शॉप है जो आपने खुद ओन की है, मतलब आपकी खुद की है और आप उस शॉप को या घर को यूज कर रहे हैं, तो अब क्या है कि आप खुद को तो रेंट देंगे नहीं क्योंकि आप तो खुद उस घर में रह रहे हैं, तो आप खुद को तो रेंट नहीं देंगे। रेंट चाहे ना दो आप खुद को, लेकिन वो रेंट जनरेट तो हो गया है ना, उस रेंट का प्रोडक्शन हो गया, वो सर्विस क्रिएट की जा चुकी है। चाहे आपने उस शॉप में अपना ही बिजनेस किया तो अपने बिजनेस के लिए आप अपने आप को पैसे नहीं दे रहे, लेकिन उतने की वैल्यू जनरेट हो गई है। सो इम्प्यूटेड वैल्यू इज द वैल्यू जनरेटेड ऑफ ओनर्स ओन गुड्स। अपने खुद के ही हाउस का रेंट जनरेट तो हो गया, चाहे दिया नहीं, लेकिन वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, उसको इंक्लूड किया जाए, ठीक। सो इम्प्यूटेड वैल्यूज ऑफ ओनर्स ओन थिंग्स विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। ऐसा फॉर एग्जांपल आप देखो, यदि मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में मैं या मेरे घर का कोई मेंबर, भाई वगैरह, वाइफ यदि कुछ काम करते हैं, सो सपोज मेरी वाइफ जो है अकाउंट्स हैंडल कर रही है कंपनी का, तो कंपनी का अकाउंट्स हैंडल करने की जो सैलरी देनी है वो चाहे मैं दूंगा नहीं क्योंकि कंपनी तो घर की है, लेकिन वो सैलरी जनरेट तो हुई है, वो सर्विस जनरेट तो हुई है। सो दिस इज द इम्प्यूटेड वैल्यू एंड इट हैज टू बी इंक्लूडेड, ठीक। whether you pay it or not it's a different issue, वो आपका अपना मैटर है, लेकिन it has to be included in national because that is a service generated, okay। then change in stock of goods included। change in stock मतलब क्या है? change in stock मतलब कैपिटल फॉर्मेशन। आपने जो चीजें सेल नहीं की लेकिन उसकी इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल है, तो यू आर गोइंग टू सेल दैट इन्वेंट्री, आप उस स्टॉक को चेंज करेंगे। आपने कोई चीज सेल की और कोई चीज आपने कन्वर्ट करके रख ली इन्वेंट्री में, तो जो कन्वर्ट करके रखी है आपने वो भी तो कभी ना कभी बेचोगे ना, तो उसी को आपको, वो आपका कैपिटल है, तो उसको आपने आज सेल नहीं किया लेकिन वो कभी करना है, तो सेलिंग सेल्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, इस चीज को आपने ऐड करके रखा। तो चेंज इन स्टॉक या चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वो यहाँ पे बताना मैं भूल गया था, लेकिन उस फॉर्मूले में एक फॉर्मूला और ऐड होता है, क्या कि यदि आपको चेंज इन स्टॉक ना दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसा करके आप निकाल सकते, ठीक। ये कुछ प्रिकॉशंस थे वैल्यू एडेड मेथड के। डबल काउंटिंग वाला सबसे मेजर है, उसके अलावा वाले जो है वो 1 मार्क में कभी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई यदि कोई अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो क्या ऐड होगा कि नहीं, आपने फार्मर ने अपने लिए ग्रेन्स उगाए और खुद ही घर में खा लिए तो क्या वो इंक्लूडेड है, तो वो तो गुड्स तो इंक्लूडेड है, सर्विसेज, ठीक।
तो ये प्रिकॉशंस है और ये पूरी आपकी वैल्यू एडेड मेथड थी। ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी। न्यूमेरिकल्स हम आगे सॉल्व करेंगे जब हमारी सारी मेथड्स कवर हो जाए। तब तक आपको क्या करना है, वो जो फॉर्मूलेज यहाँ लिखे थे, मेन वाला तो अभी भी है, फॉर्मूले से डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक, थैंक यू।